नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्याल। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुजरात में आज पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है और ऐसे में आपको बात करें अगर पहले चरण की तो लगभग 89 सीटों पर आज वोटिंग डाले जाएंगे। चुनावी मैदान में 788 उम्मीदवार जो है आज तय किए जाने हैं इनकी किस्मत को लेकर। सौराष्ट्र की सभी 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों पर मतदान आज होंगे और कच्छ के 6 सीट पर भी वोटिंग कराई जा रही है। सौराष्ट्र की सभी 54 सीटों पर वोटिंग होगी। सौराष्ट्र वो इलाका जहां पर बीजेपी पिछली बार कमजोर कही गई, नतीजे जो आए उसमें कहा गया कि बीजेपी कमजोर है, लेकिन सौराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी चुनावी सभाएं करते हुए दिखाई देंगे। दूसरे फेज के वोटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, योगी आदित्यनाथ चुनावी रण में मौजूद होंगे, अशोक गहलोत कांग्रेस की तरफ से होंगे, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज तो फैसले की घड़ी है। फैसला दरअसल आज ईवीएम में तो कैद हो जाएगा, लेकिन नतीजे जो हैं वो 8 तारीख को आएंगे। तो जनता बड़ी तादाद में अब पोलिंग स्टेशन पर पहुंचनी शुरू हो गई है। हालांकि सुबह से जब वोटिंग नहीं शुरू हुई थी तब से पोलिंग स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी और अब कतारों में लोग जो हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिकॉर्ड वोटिंग करने की अपील की गुजरातियों से। अमित शाह ने कहा है कि बड़ी तादाद में घरों से निकलिए और वोट कीजिए और विकास की जो यात्रा पिछले 27 साल से जारी है उसे आप आगे बढ़ाने के लिए वोट कीजिए। नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। फर्स्ट टाइम वोटर्स को खासतौर पर उन्होंने अपील की है। फर्स्ट टाइम वोटर्स करीब 4,77,000 से ज्यादा हैं। वो फर्स्ट टाइम वोटर्स जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। उन्होंने लिखा कि आज गुजरात चुनाव का पहला चरण है। मैं आज मतदान करने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। ये पीएम मोदी ने लिखा है अपने ट्वीट में। तो अमित शाह ने भी अपने ट्वीट में लिखा है कि पिछले 2 दशकों में गुजरात विकास और शांति का पर्याय बना है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है, लेकिन ये गुजरात वासियों द्वारा चुनी मजबूत सरकार के कारण संभव हो पाया है। मैं प्रथम चरण के मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस विकास यात्रा को जारी रखने के लिए अभूतपूर्व उत्साह और भारी संख्या में मतदान करें। तो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ही ट्वीट कर सुबह ही ये कह दिया है कि जितने भी नए वोटर्स हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर्स पोलिंग बूथ पहुंचे, यहां पर वोट डालें। क्योंकि आज अगर बात करें तो आज पहले चरण का जो रण है और कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं पहले चरण में। बात अगर करें इन जिलों की तो कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, ये कई ऐसे जिले हैं जो पहले चरण में है। लगभग 19 जिले ऐसे हैं जिनमें आज वोट डाले जाने हैं। कई वोटर्स पहुंचने भी शुरू हो गए हैं पोलिंग बूथ पर। सुबह से ही लोग आने शुरू हो गए हैं, लेकिन शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। वोटर्स इस बार क्या सोचकर वोट डालेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है और ऐसे में इन जिलों की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े सीट्स इसमें शामिल हैं, जो कि भावनगर पश्चिम भी इसमें शामिल है, जहां से शिक्षा मंत्री की किस्मत दांव पर लगी है। तो पहले जो चरण का जिला है वो बेहद अहम है। कई वीवीआईपी सीट इनमें शामिल है। मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात के सभी लोगों से अपील है, जो पार्टी में जितने भी लोग कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, वो लोगों को कहें, जागरूक करें लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें गुजरात वासी। The voting day for the development of the country. So what message you want to give the society? Yeah, everybody should voting as early as possible for the development of the India. Thank you so much. वोटिंग की किस तरह से मतलब आप क्या समझकर वोटिंग किए हैं? वोटिंग करना हमारी फर्ज है। हम लोकशाही देश में है, तो भारत में हम लोग जब वोटिंग करते हैं तभी हम अपने पसंद के नेता को चुन सकते हैं। मुद्दे क्या है गुजरात में? मुद्दे क्या है जिस मुद्दों पर आप वोटिंग कर रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार? सबसे पहले भ्रष्टाचार। महंगाई तो पहुंच सकते, भ्रष्टाचार को कहीं भी नहीं पहुंच सकते हम लोग, क्योंकि भ्रष्टाचार ही बहुत ज्यादा हो गया है। इसके बाद महंगाई आती है। गृहिणियों को कोई राहत है सरकार में? कुछ नहीं है।
वोटर्स हैं वो क्या तय करेंगे, वो दरअसल किसे चुनेंगे? उसके लिए क्या जो फ्री के रेवड़ी के जो जैसे लेकर के सियासत होती रही है, फ्री क्या को लेकर के रेवड़ी का जिक्र होता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री के रेवड़ी कह करके आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था और फ्री की बात का जिक्र जो है गुजरात चुनाव में भी हुआ, चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। तो क्या इसके झांसे में वो नए वोटर्स पड़ेंगे या फिर उनके लिए रोजगार कोई अहम मसला है? इसके अलावा जो गुजरात का जो मॉडल है उस पर जो नए वोटर्स हैं उस पर वो आकर्षित होते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो बाद में मिलेगा, नतीजे आने के बाद मिलेगा। पीयूष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं कुछ वोटर्स के साथ। पीयूष, देखिए हमारे साथ फर्स्ट टाइम के वोट यहाँ पर वोट करके अपना वोट कास्ट करके पहला वोट कास्ट करके बाहर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? शुभ भाई। आज आपने अपना वोट कास्ट किया है, पहले चरण के मतदान हो रहे हैं पूरे गुजरात में। क्या वोट कास्ट करते वक्त मुद्दे थे जिन मुद्दों पर आज आपने वोट किया है? वो महंगाई है, बेरोजगारी है, सबको सब तकलीफ है, बाटला की तकलीफ है। वोटों का सिलसिला अभी जारी है, शुरू हो चुका है मतदान। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। देखिए ये फर्स्ट टाइम वोटर है, उसके अलावा कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपना वोट कास्ट करके बाहर आई हैं। मैं सीधा उनका रुख करता हूँ। क्या नाम है आपका? हसन बेन, आप अपना वोट कास्ट करके आई हो, अभी सुबह का वक्त है, पहली आप महिला थी जिन्होंने यहाँ पर वोट कास्ट किया है। कैसी व्यवस्था थी मत केंद्र के अंदर? हाँ रही थी व्यवस्था। आपने जो वोट कास्ट किया, कई मुद्दे थे, उन मुद्दों को क्या मुद्दे थे जिन मुद्दों को ध्यान में रख के अपना वोट कास्ट किया है? हिंदी में मैंने ओछो आवड़े बोलता। क्या वोट जब आप करने गए तो क्या सोचा था आपने? सोचा था दे दी तो मत। देखिए ये वो महिला है जो पहला वोट कास्ट करके आई है। इनका भी कहना है हमने विकास के मुद्दे पर वोट किया। तो उसके पहले जो वोटर थे कुंदन, उनका कहना था कि तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है। बिल्कुल पीयूष, बने रहिए हमारे साथ। मैं लौटता हूं दोबारा आपके पास, बातचीत करेंगे। तो तमाम मेहमानों का हम परिचय करा दें दर्शकों से। आलोक वत्स हमारे साथ नेता बीजेपी के स्टूडियो मौजूद हैं, हिमांशु ठक्कर हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं, राजेंद्र आर्य प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, मेहुल झाला हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है राजकोट से, पीयूष शुक्ला की रिपोर्ट आप देख रहे थे पालीताना में, वो मौजूद हैं, और रवि सराफ दिल्ली से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। इन तमाम सहयोगियों से बातचीत करेंगे और ग्राउंड जीरो से समझेंगे कि वाकई वहां पर मुद्दे क्या और वोटिंग किस तौर पर हो रही है। लेकिन आलोक वत्स साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, 27 साल पुरानी किले को बचाने का ज्यादा प्रेशर है क्या? दबाव में है बीजेपी, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगा दिया, केंद्रीय मंत्रियों को लगा दिया, प्रधानमंत्री तो वहां एक तरीके से डेरा डाले ही हुए हैं। दबाव ज्यादा है क्या? देखिए कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। हमारी विश्व की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है। आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखें, हम पार्टी वर्कर उनको पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में देखते हैं। और जैसा कि कहा गया है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो चुनाव भी एक तरीके का डाइल्यूटेड वॉर होता है। तो हमारे पास भी जितने अस्त्र हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो या गृह मंत्री के रूप में हो या रक्षा मंत्री के रूप में हो या एमपी के रूप में हो, एमएलए के रूप में हो, पहले वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो इस रण में हमने अपने सारे जल थल सेना वायु जितने तरीके के हमारे पास हैं सामग्री, हमने सबको झोंक दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है ये 27 साल का जो हमारा नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा आप डिस्टेंस प्लीज मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मैं तभी वो बोल सकती हूँ। डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करें प्लीज। आप इस तरफ देखते हुए मुझे जामनगर की जनता पे पूरा भरोसा है कि जामनगर की जनता ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खास करके केंद्र के नेतृत्व के प्रति
वो विश्वास तो कंटिन्यू मुद्दा महत्वના રહેશે આ ચૂંટણીમાં જામનગરના ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ અને સાથે સાથે જામનગર મહાનગરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટેના જેટલા પણ સંપૂર્ણ પ્રયાસ હશે એ અમારા તરફથી પૂરા કરવામાં जी डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुत अच्छी लीड के साथ बहुत अच्छी सीटों के साथ रिपीट होगी। पिछली बार रिवाबा भारतीय जनता पार्टी जो है 99 सीटें जीती थी, इस बार का टारगेट 150। तो रविवा जडेजा को आप सुन रहे थे और वो कह रहे हैं कि उनकी जीत होगी, बीजेपी की जीत होगी। ठीक है, तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 89 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पहला चरण, कई बड़े बड़े सीट इसमें शामिल है। लगातार हर तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे और वहां की जनता का क्या कुछ कहना है, गुजरात की जनता का, ये भी आपको हम सुनाएंगे। हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो वहां पर लगातार बने। पहले चरण का संग्राम, तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त गुजरात में मौजूद है, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रवि सर्राफ, इस वक्त आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है? क्या वहां पर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं? बिल्कुल, देखिए गुजरात की अगर आज के मतदान की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव को देखें या 2017 के विधानसभा चुनाव को देखें तो मत प्रतिशत की जो वृद्धि हुई थी इन्हीं तमाम जिलों से कांग्रेस पार्टी को मिली थी। खासतौर पर कच्छ की बात कर ले, सौराष्ट्र की बात कर ले, दक्षिण गुजरात की बात कर ले, ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी कांग्रेस को जो उम्मीदें हैं इन तमाम इलाकों से ज़्यादा है और लगातार इन इलाकों में कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो आपको प्रचार करते हुए नजर आए थे, चाहे वो सौराष्ट्र हो, कच्छ हो या दक्षिण गुजरात हो, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदिवासियों की बात की गई थी, उनके जन कल्याण की बात की गई थी और राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया था कि मूल निवासी अगर कोई है तो आदिवासी है और उनके लिए हम काम करेंगे। तो ऐसे में प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने 2017 में इन तमाम जिलों में बहुत अच्छा किया था और उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को इन्हीं सभी जिलों से है और लगातार ठीक है, मतदाता जो हैं वो मतदान करने के लिए निकल रहे हैं और तमाम चाहे राजनीतिक पार्टी के नेता हों या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी, वो लोग जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको आकर्षित कर रहे हैं और उन्हें वोट डालने के लिए बार बार मना रहे हैं, उनको कह रहे हैं और ये बहुत लाजमी भी है और बहुत ज़रूरी है कि तमाम जो वोटर हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हो, चाहे सबसे ज़्यादा उम्रदराज नागरिक हो, वोटर हो, वो वोट कास्ट करने के लिए पहुँचें। ठीक है रवि, बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। आपके पास मैं लौटता हूँ। राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। आर्य साहब, क्या आप लोग राहत महसूस कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने पहले कहा गुपचुप तरीके से कांग्रेस वोट की अपील कर रही है, प्रचार कर रही है। गृह मंत्री अब कह रहे हैं कि भाई नंबर 2 तो कांग्रेस ही है। तो एक टाइम लग रहा था और यहां तक चर्चा हो रही थी पॉलिटिकल क्लास में गुजरात में भी कि आम आदमी पार्टी और आप दोनों के बीच फाइट है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब भाई आम आदमी पार्टी का हो सकता है खाता भी ना खुले और नंबर 2 तो आप ही लोग रहेंगे। देखिए कुंदन जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो आपने 2017 का चुनाव भी बहुत नजदीक से देखा। उसमें हम बिल्कुल करीब पहुंच के सत्ता में नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार जो करीबन 2022 में हमारी पूरी तैयारी है, हमने इस बार अपनी रणनीति को थोड़ा सा बदला है। हमने बूथ मैनेजमेंट और डोर टू डोर पर फोकस किया। करीबन 1.5 करोड़ परिवारों तक हम लोग पहुंचे, तो पूरे गुजरात के अंदर हमने परिवारों तक अपनी बात रखी और सबसे बड़ा जो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, नशीले पदार्थों की जो तस्करी हो रही है या नशीले मतलब रासायनिक शराब जो बिक रही है गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने लगातार फोकस किया। अगर भाजपा ने या प्रधानमंत्री जी ने अपने गृह राज्य के अंदर विकास किया होता है या गृह मंत्री जी ने अपने गृह राज्य में विकास किया होता तो इनको पूरे के पूरे देश के जितने भी भाजपा शासित राज्य उनके गृह मंत्रियों को या 40 कैबिनेट मंत्रियों को नहीं झोंकना पड़ता। तो इनकी मतलब इस तरीके से बहुत मुश्किल में है और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी आशान्वित है कि हम राजेंद्र जी, उनके पास चेहरे हैं, उनके पास कद्दावर लोग, उनके पास बड़े चेहरे हैं, इसलिए झोंक दिया उन्होंने। बीजेपी तो कहती है कि हमारे लिए हल चुनाव इंपॉर्टेंट है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एमसीडी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए।
कुंदन जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि अगर गुजरात मॉडल वास्तव में है तो फिर दूसरे प्रदेशों से लाके प्रचार कराने की क्या जरूरत है। वहां का मुख्यमंत्री प्रचार कर ले, वहां के जो कैबिनेट मंत्री हैं, वहां के प्रदेश के जो विधायक हैं, इनको पता है कि इन्होंने 40 से अधिक विधायकों के टिकट काटे। तो आप सोचिए ना कितनी जबरदस्त की एंटी इनकम्बेंसी थी। इस तरीके से इन्होंने बीच में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। तो आप सोचिए ना, इनके पास में बताने के लिए कुछ भी नहीं है और ये हर बार कोई ना कोई नया लॉलीपॉप करते हैं। और इनका पूरी तरीके से जो हमने लगातार ठीक है राजेंद्र जी, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी का क्या कुछ कहना है वो भी सुना देते हैं, क्योंकि लगातार वोटिंग अभी जारी है। इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और मेरे सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, जामनगर हो या राजकोट हो, किस तरह की बूथ मैनेजमेंट की गई है पार्टी की तरफ से ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट के लिए? जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य वाली सभ्य वाली पार्टी है और जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से लेके अभी तक आज तक एक जो पूरा एक संगठन का जो माहौल रहता है कि छोटी सी चीजें माइन्यूट जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है, उस हिसाब से पूरा जो तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रत्याशी का। लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हिमांशु ठक्कर जी भी। हिमांशु ठक्कर जी, क्या तैयारी है आपकी गुजरात में, क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के पास है, राहुल गांधी भी पहुंचे जहां जहां पर आज वोटिंग होनी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि आप लोग भी बने हुए हैं लगातार गुजरात में। देखिए, चुनाव गुजरात की जनता लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के पास भले चेहरे कम है, बट आम आदमी पार्टी चेहरे की नहीं चरित्र की पार्टी है। हमारे जो इंस्पिरेशनल लीडर है अरविंद केजरीवाल जी, एक IIT स्कॉलर है, इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हुए, तो इंटेलेक्चुअल लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको कि देश की तरक्की होगी। आज गुजरात के कई छोटे परिवार हैं जिनको कुछ नहीं मिला है आज तक, उनके परिवारों के लिए अगर हर महीने 5-10 हजार रुपए का फायदा मिलता है तो उनके लिए अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। गुजरात की जनता में जबरदस्त उत्साह है। पिछले 27 साल से कंटिन्यूअसली भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन देने में वो फेल रही है। आज गुजरात के पास एक आशा की किरण है और जबरदस्त उत्साह है। लेकिन पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि वो अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर सेकंड नंबर पर तो कांग्रेस को ही रखेंगे। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, बोलिए। हिमांशु जी, प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि सेकंड नंबर पर तो कांग्रेस ही है। नहीं, अब देखो, ट्वीट तो कुछ भी कर रहे हैं, बट गुजरात की जनता ये जान चुकी है कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, क्योंकि 2017 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस के कितने MLA भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आलोक जी से पूछ लेती हूं मैं। आलोक जी समझती है कि आज कांग्रेस को वोट देंगे, कल वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। हिमांशु साहब एक सवाल छोटा सा मैं ले रहा हूं, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। क्या फ्री के रेवड़ी की बदौलत आप गुजरात में, जैसा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक ने लिख करके दिया है कि हमारी सरकार गुजरात में बनने जा रही है, फ्री की रेवड़ी से सरकार बन जाएगी क्या? मैं समझता हूँ ये कोई रेवड़ी नहीं है। आज तक सिर्फ रबड़ी मिली है भाजपा के कुछ नेताओं को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, कमीशन खाने वाले लोगों को, करप्शन करने वाले को ही रबड़ी मिली। जनता को कुछ देने की बात आती है तो रेवड़ी बोल के उनका अपमान किया जाता है। आज यही जनता की बदौलत जब आप रबड़ी खा रहे हैं, करोड़ों रुपए देते हैं, पूरा दिन GST चलता है, पेट्रोल डीजल में टैक्स चलता है, इनकम टैक्स चलता है, सोते हैं तब भी पंखा और AC चलता है। तो आलोक जी, वोटिंग से ठीक पहले आखिर अमित शाह साहब क्यों कहते हैं कि हमारे लिए तो सेकंड कॉम्पिटिटर, जो फर्स्ट कॉम्पिटिटर जो है वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी तो खाता भी नहीं खोल पाएगी। ये बयान पहले दे सकते थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस बयान का क्या मतलब है? देखिए कुंदन जी, प्रधानमंत्री ने शुरुआती दौर में ही कहा था कि हमारी जो भी थोड़ी बहुत टक्कर है वो कांग्रेस से है। उसी बात को दूसरे रूप में गृह मंत्री जी दोहरा रहे हैं और ये सच्चाई है।
अभी मैं आम आदमी के प्रवक्ता को सुन रहा था, आईआईटी के इंजीनियर, इनकम टैक्स कमिश्नर रहे केजरीवाल जी, उनका मॉडल है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आईआईटी के इस इंजीनियर का, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा को या फोटो को नोट पे लगा दीजिए, इकोनॉमी सुधर जाएगा। ये कौन सा आईआईटी के थ्योरी से ये चीज निकाल के लाए थे, जरा ये बता दें। अगर ऐसी बात होती कि नोट पर, सर असल मसला तो हिंदुत्व का था ना, जिस पर आप लोग फ्रंट फुट पर खेलते हैं। नहीं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस पर्यावरण में जिस जहरीली अच्छी तरह से उन्होंने प्रचार प्रसिद्धि की है। जानेंगे कि क्या लग रहा है राजकोट की स्थिति। सर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या राजकोट की स्थिति लग रही है अभी आपको? राजकोट की चारों 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी प्राप्त करेगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि राजकोट की सभी सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाएगी। लेकिन इन सब के बीच ये खास तस्वीरें देखिए, ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र के पर्व की। ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। यहां पर बड़ी तादाद में लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और यहां पर देखिए, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, तमाम लोग जो हैं पोलिंग स्टेशन पर दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ये भीड़ दिखाई दे रही है। 8 बजे से पहले पोलिंग स्टेशन के बाहर लोगों की कतारें लग गई थी, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और जब वोटिंग शुरू हुए आधे घंटे हो गए हैं, तो यहां पर आप भीड़ को देख सकते हैं। ये लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीर है। आलोक साहब, आखिर बड़ा सवाल यह है कि लास्ट टाइम में आप लोग आम आदमी पार्टी को नकार क्यों रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी को हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ग्राउंड पे है ही नहीं। ये हवाई है और ये रह के स्टैंड बदलते हैं। पहले ये डेवलपमेंट की बात करते थे, स्कूल की बात करते थे, अन्य इस तरीके के मुद्दों की बात करते थे। कुछ दिन से जो इनके नेता हैं वो देवी देवताओं की बात करने लग गए। इटालिया जी का आपने सुना, दिल्ली में इनके मंत्री का सुना कि देवी देवताओं को बहिष्कार कर दो। इटालिया जी ने जो गुजरात में कहा वो भी आपने सुना। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी जो इनके शीर्ष नेता हैं वो आ गए गणेश और लक्ष्मी की फोटो लेके। तो मैं तो इनसे अपील करूंगा, हिमांशु जी से, कि जो दिल्ली में जो इन्होंने चेंबर बना रखा है जहरीला, उसमें अगर गणेश और वायु देवता का फोटो छाप के अगर इसको सुरक्षित कर दें और इसको सुनहरा कर दें तो यहीं से पहली शुरुआत करें। रही बात, पंजाब जल रहा है और वहां के मुख्यमंत्री गुजरात घूम रहे हैं। अरे पहले पंजाब आके संभाले, दिल्ली जहरीली चेंबर में चल रही है, वहां यहां आके संभाले केजरीवाल जी, तब जाए वहां। तो ये सब चीजें लोग देख रहे हैं कि जहां इनके पास सत्ता है वो तो सुधर नहीं रही है और दूसरी जगह चले हैं सुधारने और फ्री रेबड़ी बांटने। गुजरात, ठीक है सर, हिंदुस्तान का सबसे डेवलप्ड स्टेट है। आज वहां की जनता ने अगर 27 वर्षों से हमको काबिज रखा है तो इसके मतलब वो वहां के हमारे कार्यों से खुश हैं, हमारी कार्य प्रणाली से खुश हैं, हमारे द्वारा किए गए कार्यों से खुश हैं, तभी उन्होंने हमें 27 वर्ष तक काबिज रखा है। वहां हमने कोई डिक्टेटोरियल शासन नहीं लागू किया है। जनता के वोट से, जनता से कनेक्टिविटी से ही हम वहां पर काबिज हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केजरीवाल जी ने कहा है, लिख के दिया है, ये क्या है? ये लोकतांत्रिक है कि मैं लिख के देता हूं। लिख के देने वाली बात पर राजेंद्र जी से सवाल ले लेता हूं। राजेंद्र जी, आखिर कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट कर रही है कि आम आदमी पार्टी और उनके राष्ट्रीय संयोजक, क्योंकि वो लिख के दे रहे हैं कि भाई गुजरात में हमारी सरकार बनेगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर कांग्रेस को वो कहीं नहीं मान रहे हैं लड़ाई में? देखिए कुंदन जी, मैं तो सिर्फ इस चुनाव का फैसला गुजरात की जनता करेगी, ना तो ये नेता करेंगे बाहर से आए हुए। गुजरात का जो स्थानीय विधायक का प्रत्याशी है या जो आने वाले समय में, जब 27 साल से भाजपा का जो कुशासन गुजरात की जनता ने देखा, गुजरात के अंदर आपको एक स्पष्ट डिवाइड नजर आएगा शहर के और ग्राम के बीच में। मतलब गांव की, रूरल गुजरात की हालत इतनी बुरी है कि आप सोच नहीं सकते। बेसिक एमिनिटीज के लिए लोग तरसते हैं और शहरों के अंदर जिस तरीके से वो खास जो तबके हैं, जैसे चाहे सूरत दिखे या अहमदाबाद दिखे, उसके अलावा पूरे गुजरात में आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि जो हमारे चेहरे हैं वो विधायक प्रत्याशी हैं और जो हमारी लगातार जो लोकल स्टेट के जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं या संगठन के लोग हैं, वो चेहरा है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उनकी है।
आज बाहर से आके कोई भी आदमी कुछ भी वादा करेगा तो उसको कहाँ पकड़ने जाओगे आप? दिल्ली पकड़ने थोड़ी जाने वाले हो। राजेंद्र जी, इस आपको पर तो रिएक्शन जरूर लूंगी अभी, लेकिन मेहुल ज्वाला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं राजकोट से, अभी इस वक्त वहां पर मौजूद है। मेहुल, राजकोट में लोग लगातार पहुंच रहे हैं, क्या वोट डाल रहे हैं? क्योंकि राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार उदय कनगड़ हैं, और अभी कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं? कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? देखिए, वोटिंग की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है। छिटपिट लोग आ रहे हैं। हमने कई जो युवा वोटर्स हैं ये भी देखने को मिल रहे हैं, और बड़े बुजुर्ग जो 86 साल की उम्र के हैं उनके लिए अलायदी व्यवस्था होने के बावजूद वो वोटिंग बूथ तक आए और उन्होंने वोटिंग की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रफ्तार थोड़ी सुस्त सुबह का समय है दिख रही है। ग्रामीण इलाकों में हो सकता है कि वोटर्स जो हैं, चूँकि इलाका छोटा होता है, घर लोगों के पास होते हैं, वोटिंग बूथ नज़दीक होते हैं, ऐसे में जो सुबह से काम पर निकलने वाले लोग थोड़ा जल्दी उठकर वोटिंग बूथ पर पहले वोटिंग करके उसके बाद अपने काम के लिए निकलते हैं। राजकोट पश्चिम क्षेत्र की मैं बात करूं, यहाँ सुबह में छिटपिट लोग आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करके निकल रहे हैं। नेताओं की आवाजाही अभी शुरू नहीं हुई है। पहले वोटर्स को बाहर निकालते हैं, वो खुद वोटिंग करेंगे। जैसे जामनगर में रीवाबा जडेजा ने सुबह में वोटिंग की, अब उसके बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगी, अलग अलग ग्रामीण इलाकों में जाएंगी, और वोटिंग किस तरह से हो रही है या वोटिंग किस तरह से बढ़वानी है उसको लेकर भी वो उनके पास एक चिंता होगी, एक चिंतन होगा कि कार्यकर्ताओं की फौज को लगा दिया जाए ग्रामीण इलाकों में, जो घर से लोगों को बाहर निकाल कर वोटिंग बूथ तरफ खींच कर उनसे वोटिंग करवाएं। ठीक है, रवि सर आप दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, हमें बताइए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या रही है? हम राजेंद्र आर्य से तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या रही जो आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं गुपचुप तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। हालांकि उनके कहने का मकसद कुछ और था, लेकिन वो कह रहे हैं। हम अगर देखते हैं टीवी स्क्रीन पर और खबरों की अगर हम बात करते हैं, तो बड़े नेता जिस इंटेंसिटी के साथ बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारकों ने वोट की अपील की, चुनावी सभाएं की, उस इंटेंसिटी के साथ कांग्रेस ચૂંટણી મારા મતદારો લડે છે, અને હું મોરબીની 5 સીટ છે એને જીતાડવા માટે સમગ્ર જિલ્લામાં મારા રાઉન્ડ થા, અને મારા મતદારો એમ કીધું મોરબીના કે તમે હવે બીજે કામ કરો, અમે અહીં લડી લેશી। અત્યારે આ વખતે જે તમે અત્યારે ચૂંટણીની અંદર મતદાન કર્યું છે, કેવો માહોલ છે મતદારોમાં? માહોલ તો મારી જિંદગીમાં પહેલી વાર દેખ્યો, આનો હિસાબ કેવી રીતે દેવો એ નથી ખબર પડતી, આનો હિસાબ કેવી રીતે ચૂકવવો એ નથી ખબર। સાહેબ મુખ્યમંત્રી બનીને તમે, અરે વાહ, ખાસ કરીને જે રીતે અત્યારે મોરબીના મતદારો કહે છે કે તમે મુખ્યમંત્રી બનશો, પરંતુ આપણે જો વાત કરીએ તો આજે મતદારો જે છે તમારી સાથે સ્વયંભૂ છે, ઘણા બધા તમને ડેમેજ કરવાના કાર્યક્રમો થયા હતા, શું કહેશો એના માટે? મોરબીના મતદારો મને નહીં મોરબીના મતદારો મને મુખ્યમંત્રી કહે, પણ મોરબીના મતદારોને ખબર નથી કે અમારા ભાઈ વડાપ્રધાન છે, તો વડાપ્રધાન જેના ભાઈ હોય ને એને મુખ્યમंत्री बनવાનો વિચાર ન કરાય। तो भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक और मंत्री ब्रजेश मेरजा का टिकट काटकर यहां से कांतिलाल अमृता को टिकट दिया है, और हम उनको ही सुन रहे थे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, तमाम जो वीवीआईपी है वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, वोट डाल रहे हैं। लेकिन अभी मेहुल आप कह रहे थे कि बहुत जबरदस्त मुकाबला है। साथ ही रवि सर, आप कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है, उसको लेकर आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल अंशिका, देखिए अगर कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो 2017 विधानसभा चुनाव और इस बार का विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग अंदाज में कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है। 2017 में धुआंधार प्रचार किया गया था, तमाम पार्टी के बड़े नेता उतरे थे, रैली हो रही थी, रोड शो हो रहा था, राहुल गांधी पूरे गुजरात के भ्रमण पर निकले हुए थे, हर जगह पर उनकी कार्यक्रम लगाए जा रहे थे। पर इस बार राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनका कार्यक्रम जो है बहुत सीमित रखा गया है। संगठन के लोगों को लगाया गया, तमाम कार्यकर्ताओं को लगाया गया, और डोर टू डोर कैंपेन पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा ध्यान दिया है। और स्थानीय मुद्दों को किस तरीके से उठाया जाए, जो अलग अलग विधानसभा की अलग अलग समस्याएं होती हैं, पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं वहाँ पर है, चाहे वो सौराष्ट्र का इलाका हो, कच्छ का इलाका हो, या फिर आप दक्षिण गुजरात में ग्रामीण अंचल में आप चले जाते हैं तो वहाँ पर पानी की समस्या। तो ऐसे में पानी की समस्या को कैसे उठाया जाए, लोगों तक कैसे एड्रेस किया जाए, इस पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार काम किया है, संगठन को मजबूत करने का काम किया है। और जो एक बात बार बार कही जाती है कि पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया जाता है, उससे
कांग्रेस पार्टी ने इस बार दूरी बनाया है। जो कार्यकर्ता, जो नेता लगातार गुजरात में बने हुए थे, हर एक विधानसभा में, लोकसभा में, जिलों में लगे हुए थे, उन तमाम लोगों में से छांट कर जो है कैंडिडेट निकाला गया है और जो जो नेता विधानसभा के मजबूत थे उन्हें टिकट दिया। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस बार का जो विधानसभा चुनाव है संगठन के स्तर पर लड़ रही है। बड़े नेता आपको बहुत कम नजर आए होंगे, जो हर एक विधानसभा में आपको रोड शो करते हुए नजर आए होंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम। हाँ, बड़े नेता कर रहे हैं। यंगस्टर्स को देश का विकास देखना चाहिए कि किसमें क्या सही है और यंगस्टर्स को ही फ्यूचर को डिसाइड करना है कि कैसे हमें आगे जाना है और क्या सिचुएशन में रहना है। तो देखिए, ये वोटर्स हैं और उनका ये कहना है कि वोट बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरे देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, गुजरात के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों का जिक्र भी हमारे रिपोर्टर्स कर रहे हैं, इसमें मोरबी हादसा जो कोई कभी नहीं भूल सकता, 135 लोगों की मौत हो गई थी, इसमें क्या कोई असर इसका देखने को मिलेगा? देखिए, ये दुखद घटना थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहां की जनता बड़ी परिपक्व है। वो जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या रोल था। ये तो एक दुर्घटना थी। अब किसी का बस एक्सीडेंट हो जाए, कार एक्सीडेंट हो जाए, तो आप पार्टी को ब्लेम करने लगे। हमने जितनी त्वरित कार्रवाई वहां की, मुख्यमंत्री वहां पर कैंप किए हुए थे, प्रधानमंत्री स्वयं जायजा ले रहे थे, और हमने जितनी भी त्वरित कार्रवाई करके जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता था वो हमने करके वहां राहत पहुंचाने का काम किया। पर फिर भी मैं मानता हूं ये दुखद घटना थी, जिसमें करीब 135 लोग मारे गए। ये कोई अच्छी चीज नहीं थी। भविष्य में हमको देखना पड़ेगा कि इस तरीके के जो पुल हैं और पुलिया हैं उनका रख रखाव और दुरुस्त हो, ताकि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। और मोरबी में हम जीतेंगे, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं कि विकास का दर रुक जाएगा, विकास की प्रगति रुक जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं रही तो। और ये जितने भी लोग हैं, ये अपना जो कुछ भी राग लोगों का दर्द लगाते हैं, कैसे भूल जाएंगे? वो स्वाभाविक है, टाइम लगता है, टाइम इज द हीलर ऑफ सच थिंग्स। ગુજરાતને અને દેશને સુરક્ષિત રાખી શકે એમ છે। ભાજપના કાર્યપ્રણાલીને કારણે, એમની યોજનાઓને કારણે, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની ડબલ એન્જિનની સરકારને કારણે જે યોજનાઓને મૂર્તિમંત સ્વરૂપ અપાયું છે, જે યોજનાઓ થકી લોકોને લાભ અપાયો છે, જે યોજનાઓ જમીન પર ઉતારવામાં આવી છે, એના જે લાભાર્થીઓ છે એ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રત્યે, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પ્રત્યે અભિભૂત છે અને એ મતમાં પરિવર્તિત થશે એવો અમને વિશ્વાસ છે। સર, આજે પ્રધાનમંત્રીનો રોડ શો થવાનો છે અમદાવાદમાં, કયા પ્રકારની તૈયારીઓ અને કયા પ્રકારનો રોડ શો રહેશે? तो सीआर पाटिल को आप सुन रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल यही है वत्स साहब कि आप कैसे 135 लोगों की मौत का दर्द भुला करके आप बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं? आपने एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया, यानी कि निगम ने ऐसी कंपनी को ठेका दिया जिसका एक्सपीरियंस नहीं था। आपको देखना था कि वहां पर किस तरीके से खोल दिया गया आम लोगों के लिए, छुट्टी का दिन था, तो नैतिक जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना? बिल्कुल बनती है, लेकिन बार बार इस दुखती रग पे आप हाथ रखकर ये इंगित करना चाह रहे हैं कि इसका प्रभाव पूरे गुजरात में पड़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहां जितनी त्वरित कार्रवाई होनी थी वो हमने पूरे युद्ध स्तर पर किया, और वहां के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये एक हादसा था। हादसा कहीं भी किसी वक्त हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुजरात में प्रगति की, आज गुजरात में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, 122 बिलियन डॉलर का वहां, 26 बिलियन डॉलर का वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। 44,500 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो स्वयं के साथ साथ दूसरे राज्यों को भी दे रहा है। उसके बाद वहां पर 850 बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की स्थापना हो चुकी है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। उसके बाद 35,000 MSME की स्थापना हो चुकी है, जो पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं है। स्कूल का ड्रॉप आउट रेट 3% है। महिलाएं और बेटियां वहां पूर्ण तरीके से सुरक्षित है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कब्जे में है, किसी तरीके का कोई आतंकवादी या लैंड ग्रैबर को वहां पर पनपने नहीं दिया गया है। तो और जनता को चाहिए क्या? और 37 प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाओं के तहत वहां के लोगों को राहत मिली है किसी न किसी रूप में। अगर उनको मैं गिनाने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि जिन लोगों को कुछ नहीं मिलता था उनको इतनी राहत मिली है इस दौर में, जब पूरा विश्व वैश्विक
मंदी के दौर में गुजर रहा है। ठीक है आलोक, जिसका जवाब मैं लूंगी, क्योंकि लगातार हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं गुजरात की कि लगातार तमाम जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं, उत्साह तो देखा जा रहा है। बड़े बड़े वीआईपी सीट्स इस बार 19 जिलों की 89 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं। हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे।